गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 विच इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इस बुक में इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है अबाउट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंग्लैंड में किस तरह की कंडीशन थी, ब्रिटेन या इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब क्या उन लोगों की सिचुएशन थी वो हमने पढ़ा था। देन लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी थी, यानी कि जब ब्रिटिशर्स या जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी इंग्लैंड में तब वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी वो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो स्टूडेंट्स, कॉलोनी जो वर्ड है ये यूज किया जाता है उन एरियाज के लिए, उन कंट्रीज के लिए जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल था। हर वो कंट्री जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल था, जहां पर ब्रिटिशर्स शासन करते थे, उस प्लेस को ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में या ब्रिटेन की लैंग्वेज में कहा जाता है कॉलोनी, और ब्रिटिशर्स को कहा जाता है कॉलोनाइजर्स। तो अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कॉलोनीज में, कॉलोनीज यानी ऐसे सारे एरियाज जहां पर कि ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिशर्स का रूल था, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ। अब हम सभी को पता है कि 1947 के पहले इंडिया में भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो हम इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो जैसा मैंने अभी बताया कि 1947 के पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, ये हम सभी जानते हैं। तो इंडिया कंट्री जो है, इंडिया को भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में या ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में बोले तो कॉलोनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्रीज कपड़ा बनाती है, कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ, कौन कौन सी वो सिटीज थे जहाँ जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से डेवलपमेंट के बाद में वो आगे बढ़ते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। Industrialization in the colonies. Let us now move to India to see how a colonial industrializes. Once again, we will look not only at the factory industries but also at non-mechanized sector. We will limit our discussion primarily to textile industry. तो students हम पढ़ते हैं about industrialization। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इज़ द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। Coarser cottons were produced in many countries, but the finer varieties often came from India. Armenian, Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. Bales of fine textiles were carried on camelback via the northwest frontier through mountains, mountain passes and across deserts. तो स्टूडेंट्स, बहुत समय पहले से ही, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले से ही इंडियन कॉटन और सिल्क जो था वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता था। कोर्स कॉटन और फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन जो थे उसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। आर्मेनिया और पर्शिया से मर्चेंट्स आते थे और वो पंजाब से अफ़गानिस्तान और ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया तक हमारे देश के कॉटन और सिल्क की चीज़ों को ले जाते थे। अब किस तरीके से ले जाया जाता था, तो सभी को कैमल्स की बैक पर यानी कि पीठ पर ले जाया जाता था। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। Surat on the Gujarat coast connected India to Gulf
एंड रेड सी पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है समुद्र के रास्ते से इंडिया से ट्रेड होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स। अब इंडिया से जो ट्रेड होता था यानी कि एक्सपोर्ट होता था सामान, उसमें बहुत सारे मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे वो जुड़े हुए थे। उनका काम अलग अलग था। कुछ का काम था प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, कुछ का काम था सामान को या सप्लाई को जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको फाइनेंस करना। सब चीज़ों का अलग अलग का वर्क डिवाइडेड था। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन्स। दे गिव एडवांसेस टू वीवर्स, procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports. At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and brought goods from the supply merchant operating inland. अब क्या होता था इसमें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो मर्चेंट्स थे वो जुड़े हुए थे सबसे। वो सभी जो थे वो टाउन्स से पोर्ट को लिंक करते थे। वो जो इंडियन मर्चेंट और बैंकर्स थे वो वीवर्स यानी जुलाहों को, जो कि कपड़ा बनाते थे, उनको वीवर्स कहा जाता है। तो उन कपड़ा बनाने वालों को, वीवर्स को, वो लोग एडवांस देते थे। कई बार वो लोग जो है गाँवों से, जो जिन गाँवों में कपड़ा बनता है वहाँ से सामान लेकर आते थे। तो इस तरीके से वो लोग अलग अलग तरीक़ों से वर्क करते थे। पोर्ट पर यानी सी पोर्ट पर जहाँ पर ये सामान जा रहा था या आ रहा था, वहाँ पर उनके ब्रोकर्स हुआ करते थे यानी एजेंट हुआ करते थे, जो कि प्राइस को नेगोशिएट करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। बाय द 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन। अब क्या हुआ, ये जो इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा बनाया गया जो नेटवर्क था वो 1750 आने तक क्या होने लगा, टूटने लगा। The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local court, then the monopoly right to trade. This resulted in a decline of old port of Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंपनीज थी वो धीरे धीरे करके पावर ले रही थी, वो धीरे धीरे करके पावर में आ रही थी। उन्होंने पहले लोकल जो कोर्ट्स हुआ करते थे उनसे कंसेशन ले लिए। कंसेशन लेने के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। मोनोपोली राइट यानी अपना खुद का अधिकार जमाना। तो इस तरीके से जो सूरत का पोर्ट था, सूरत गुजरात में है तो वहाँ का जो पोर्ट था, और हुगली जो है वो बंगाल में है। तो सूरत और हुगली के जो पोर्ट थे वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गए, यानी कि वहाँ से जो बिज़नेस था, ट्रेड था, पूरे तरीके से बंद हो गया। In the last year of 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By 1740, it slumped to rupees 3 million. 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते 16 मिलियन हो गया था ग्रॉस वैल्यू ट्रेड की, और 1740s में ये जो वैल्यू थी वो 3 मिलियन थी। While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. Their shift from old ports to new ones was an indicator of growth of colonial power. अब क्या हुआ कि सूरत और हुगली का जो पोर्ट था जहाँ से बिज़नेस होता था, जैसे जैसे उसका वर्किंग बंद होने लगा तो जो ट्रेड था वो ट्रेड तो चल रहा था, तो ट्रेड कहाँ से स्टार्ट होने लगा, बॉम्बे से और कलकत्ता से स्टार्ट होने लगा। ये पुराने पोर्ट्स का बंद होना और नए तरीके के पोर्ट्स या बॉम्बे और कलकत्ता के पोर्ट्स से बिज़नेस या ट्रेड का, व्यापार का होना, ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही थी। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। जो बॉम्बे और कलकत्ता में जो ट्रेड होता था, कि पोर्ट से जो ट्रेड हो रहा था हमारे देश से, उनको यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल करती थी और
यूरोपीय की जो शिप्स थी वहीं से सामान आता जाता था. While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had now to operate within a network of shaped by the European trading companies. अब जो पुराना जो पूरा के पूरा वर्किंग था, जब वो ख़त्म हो गया तो ऐसे लोग जो काम करना चाहते थे वो सभी लोगों को ऐसे वर्किंग करना पड़ा, इस तरीके से काम करना पड़ा जो कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी चाहती थी, उस तरीके से काम करना पड़ा. अब इस सब से वीवर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई. तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में.